दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक पिता और बेटी का रिश्ता कितना अहम है। एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी राजकुमारी और एक बेटी के लिए उसका पिता किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता। लेकिन इस बीच अगर दोनों में से किसी एक पर कोई आंच आती है तो दूसरा किस हद तक जा सकता है, ये दिखाएगी आपको आज की ये बेहद इमोशनल सस्पेंस मूवी। तो कहानी का खुलासा तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको इमोशनल मूवीज देखना पसंद है, पर एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। आप लोग मुझसे बार बार कमेंट्स में मूवीज का नाम पूछते हैं और मैं सभी को इसका जवाब भी देता हूँ। सभी लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं होता जिसको मैं जवाब या रिएक्शन नहीं देता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैं मूवी का नाम शेयर नहीं करता। आप चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करके वहाँ भी पोस्ट में मूवी का नाम और लिंक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार तमिल मूवी। तो मूवी की शुरुआत में दो कांस्टेबल एक गांव में मुत्तू पांडी नाम के आदमी के घर पहुंचते हैं। एक कांस्टेबल पूछता है कि क्या तुम ही मुत्तू पांडी हो? वो हाँ करता है। तो कांस्टेबल कहता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे से फोन लगा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी कॉल ही नहीं लग रही। मुत्तू पांडी कहता है कि सर, गांव में नेटवर्क ठीक से नहीं आता। लेकिन आखिर बात क्या है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कांस्टेबल कहता है कि तुम्हारी बेटी ऐश्वर्या कल रात से हॉस्टल नहीं आई है और इसलिए हॉस्टल की वार्डन ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। ये सुनकर मुत्तू पांडी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कांपती हुई आवाज में कांस्टेबल से कुछ पूछता है। लेकिन कांस्टेबल जल्दी जल्दी में यह कहकर चला जाता है कि और इंक्वायरी के लिए जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। दूसरे सीन में हमें आशा नाम की एक लेडी सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी को लेकर काफी ईमानदार होती है। उसी पुलिस स्टेशन में अब मुत्तू पांडी आता है और कांस्टेबल से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। तभी वो कांस्टेबल उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी बेटी ऐश्वर्या बाथरूम में नहा रही होती है और किसी ने उसकी नहाने की वीडियो बनाई होती है। ये देखकर मुत्तू पांडी अपने होश खो बैठता है और गिरते गिरते बचता है। सामने खड़ी आशा उसे दिलासा देती है और बताती है कि इस वीडियो के आने के बाद से ही आपकी बेटी मिसिंग है। आपकी बेटी उस रात घबराते हुए हॉस्टल से बाहर गई और तब से वापस नहीं आई। ये हमें हॉस्टल के सीसीटीवी से पता चला। अब मुत्तू पांडी कहता है कि मैडम प्लीज कुछ भी करके इस वीडियो को वायरल मत होने देना वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आशा कहती है कि हमारी साइबर टीम ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, इसलिए आप परेशान मत होइए और सोचिए कि आपकी बेटी कहीं किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर तो नहीं गई। मुत्तू पांडी कहता है कि नहीं मैडम, मेरी बेटी मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाएगी और अगर वो मेरे पास नहीं आई तो इसका मतलब है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। इतना कहकर मुत्तू पांडी उस मिसिंग कंप्लेंट पर साइन करता है और रोते रोते अपनी बेटी को याद करने लगता है क्योंकि उसने ही अपने बाबा को साइन करना सिखाया था। साइन करके वो रोते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपनी बेटी के हॉस्टल पहुँचता है। वो वार्डन से सवाल करता है और वार्डन खुद रोते हुए एक्सप्लेन करती है कि सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐश्वर्या के साथ ये सब हुआ, जबकि पूरे कैंपस में सीसीटीवी है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। पता नहीं ये हरकत किसने की, लेकिन जिसने भी की वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पूरे कॉलेज का स्टाफ आपके साथ है। इसी बीच ऐश्वर्या की सहेली सुमति वहां आकर मुत्तू पांडी को गले लगा लेती है और रोते हुए बताती है कि मैं उस रात अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई थी अंकल। वापस आई तो एक लड़की ने मुझे ऐश्वर्या की वीडियो दिखाई, जिसके बाद मैं फौरन रूम में भागी लेकिन ऐश्वर्या वहाँ नहीं थी। मैंने फौरन वार्डन मैम को इन्फॉर्म किया और उन्होंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। मुत्तू पांडी पूछता है, बेटा तुमको वो वीडियो जिस सहेली ने दिखाया था उसके पास वो वीडियो कहाँ से आया, क्या तुम्हें पता है? सुमति कहती है, जी अंकल, मैंने बाद में उससे पूछा था तो उसने बताया कि वो वीडियो उसे शेखर नाम के लड़के ने भेजी थी जो बॉयज हॉस्टल में रहता है। मुत्तू पांडी फौरन बॉयज हॉस्टल पहुंचकर शेखर से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ऐश्वर्या का पिता हूँ। वो वीडियो जो तुमने सुमति को भेजा उसे डिलीट कर दो और मुझे बताओ कि वो वीडियो तुमको किसने भेजा। शेखर उसको कहता है कि अंकल, वो वीडियो अब मेरे मोबाइल में नहीं है, मैंने सुमति को इन्फॉर्म करने के लिए वो वीडियो भेजा था क्योंकि वो ऐश्वर्या की अच्छी दोस्त और उसकी रूममेट थी। मुत्तू पांडी पूछता है, तो फिर तुमको ये वीडियो किसने शेयर किया था? शेखर उसको इब्राहिम नाम के लड़के का पता देकर कहता है कि उसी ने ये वीडियो भेजी थी। बेचारा मुत्तू पांडी अब सीधे उसी पते पर निकल पड़ता है। रास्ते में साइकिल चलाते चलाते वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वो अपनी बीबी लक्ष्मी को 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गया था। उसने लक्ष्मी को अपने कमर से बांधा हुआ था क्योंकि उस वक्त गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। ये वही दिन था जब उसकी बेटी ऐश्वर्या का जन्म हुआ था और लक्ष्मी और मुत्तू पांडी का जीवन खुशियों से भर गया था। अब दोनों माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से ये फैसला लेते हैं कि एक ही बच्चे के साथ खुश रहेंगे और अपनी बेटी ऐश्वर्या को ही अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ऐश्वर्या 4 साल की थी तो बारिश में लक्ष्मी मोटर बंद करने जाती है। जल्दबाजी में उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब मुत्तू पांडी को ये खबर पता चलती है तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि बाहर इतनी तेज बारिश है, पहले वो बंद हो जाने दो फिर चलते हैं। मुत्तू पांडी कहता है कि सर, मेरे पास साइकिल है, मैं आपको बहुत जल्दी ले चलूंगा, प्लीज चलिए। तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है
कि पागल हो गए हो क्या, मैं साइकिल पर जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ रही होगी तब चलना। बेचारा मुत्तू पांडी अब ये बात एक नर्स को बताता है तो वो फौरन उसके साथ चल देती है। लेकिन उन दोनों के घर पहुँचते पहुँचते लक्ष्मी अपना दम तोड़ देती है और फिर दोनों बाप बेटी एक दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। एक दिन ऐश्वर्या पीछे से घर का काम करने लगती है तो मुत्तू पांडी उसको डांटता है। वो कहता है कि नहीं बेटा, तुमको ये सब काम नहीं करना है, बल्कि तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है ताकि तुम उन लोगों की मदद कर सको जिनकी ये दुनिया नहीं सुनती। इस तरह मुत्तू पांडी अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलाता है और ऐश्वर्या भी हर बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने में लग जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। जब मुत्तू पांडी इब्राहिम के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि अंकल, मुझे वो वीडियो तो प्रभु ने भेजा था, आप उसी से जाकर पूछिए, मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ। उधर पुलिस स्टेशन में आशा को भी पता चलता है कि ऐश्वर्या की फोन पर लास्ट टाइम बात प्रभु से हुई थी, इसलिए वो भी प्रभु के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचने पर आशा को प्रभु की मां से पता चलता है कि प्रभु के पिता एक बार चलाते हैं और इस वक्त प्रभु भी अपने पिता के साथ उसी बार में गया हुआ है। अब आशा उस बार के लिए निकलती उससे पहले एक पुलिस ऑफिसर आशा को फोन करके बताता है कि रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिली है जिसने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली और उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये सुनकर आशा फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है और उधर हम देखते हैं कि प्रभु का झगड़ा अश्विन नाम के लड़के के साथ चल रहा है, जिसमें अश्विन के दोस्तों ने प्रभु को मार मार कर अधमरा कर दिया है और फिर प्रभु के दोस्त उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। मुत्तू पांडी अब बार पहुंचता है और उसे पता चलता है कि प्रभु हॉस्पिटल में है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि प्रभु की हालत काफी सीरियस है। बेचारा मुत्तू पांडी अब वहीं बैठकर प्रभु के होश में आने का वेट करने लगता है ताकि उससे बात कर सके और इसी बीच वो अपनी बेटी की यादों में फिर से खो जाता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दोनों बाप बेटी के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया जाता है। मुत्तू पांडी तो अपने घर के बाहर पहले से ही अपनी बेटी के डॉक्टर होने का बोर्ड लगा देता है क्योंकि 12th में टॉप करने के बाद उसे यकीन था कि उसकी बेटी एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। अब किसी से उसे पता चलता है कि अगर उसे ऐश्वर्या को डॉक्टर बनाना है तो नीट का एग्जाम दिलवाना होगा, इसलिए मुत्तू पांडी अपने खेत के अहम हिस्से को बेचकर पैसा इकट्ठा करता है और ऐश्वर्या को नीट की तैयारी के लिए शहर में कोचिंग दिलवाता है। अब आने जाने में दिक्कत होने की वजह से मुत्तू पांडी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को शहर के ही हॉस्टल में रहने के लिए भेजता है, जहां उसे सुमति नाम की रूममेट मिलती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जब अचानक आशा का फोन मुत्तू पांडी के पास पहुंचता है। वो उसे उस लड़की के बारे में बताती है जिसकी लाश आज रेलवे ट्रैक पर मिली थी और इसलिए वो उसे शिनाख्त के लिए बुलाती है। मुत्तू पांडी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो डरते डरते हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में वो उस लाश को देखता है और जोर जोर से रोते हुए आशा से कहता है कि मैडम, ये मेरी बेटी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, प्लीज उसको ढूंढिए, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसकी माँ आज मुझे कोस रही होगी कि मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। आशा उससे कहती है कि आप थोड़ा हौसला रखिए, हम जल्दी से जल्दी ऐश्वर्या को ढूंढ लेंगे। हारा हुआ बाप अब वहाँ से चुपचाप साइकिल लेकर वापस प्रभु से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। इधर आशा भी अब हॉस्पिटल पहुंचकर प्रभु के पेरेंट्स से पूछताछ करती है। वो कहती है कि आखिरी बार ऐश्वर्या की बात जिस नंबर पर हुई थी वो नंबर आपके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रभु का पिता कहता है कि मैडम, ये नंबर तो प्रभु का है ही नहीं, दरअसल मेरी एक सेलफोन की भी दुकान है। प्रभु अपने नंबर पर सिम लेकर दोस्तों को देता रहता है, इसलिए हो सकता है कि इसमें उसका कोई दोस्त हो। ये बात तो प्रभु होश में आने पर ही बता सकता है। आशा उनसे कहती है कि जैसे ही प्रभु होश में आए तो आप हमें बताइएगा और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। मुत्तू पांडी उनकी बातों को ध्यान से छुपकर सुन रहा होता है और आशा के जाने के बाद हॉस्पिटल में ही प्रभु के होश में आने का वेट करने लगता है। अब इत्तेफाकन होता ये है कि जब प्रभु को शाम को होश आता है तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ नहीं होता। नर्स को लगता है कि मुत्तू पांडी उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो उसको आकर बताती है। मुत्तू पांडी फौरन अंदर जाता है और प्रभु से सवाल करने लगता है। रोते हुए वो उससे कहता है कि बेटा, मेरी बेटी का वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या वो काम तुमने किया है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे सच बता दो। अब इससे पहले कि प्रभु कुछ बोलता, उसकी ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। ये देखकर मुत्तू पांडी घबरा जाता है और फौरन वहाँ से निकल जाता है। वो अब समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए, अब किसके पास जाए, क्योंकि लास्ट कड़ी प्रभु था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उधर अश्विन अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठकर टाइम पास कर रहा होता है और उनको वल्गर वीडियोस दिखा रहा होता है। हम देखते हैं कि दूर बैठा एक स्ट्रेंजर ये सब होते हुए ध्यान से देख रहा है और तभी बीच में अश्विन जब टॉयलेट जाता है तो वो बंदा उसी के पीछे पीछे चल देता है। टॉयलेट में जाकर वो अश्विन से हाथापाई करता है और उससे उसका फोन छीनने लगता है और इसी दौरान वो बंदा अश्विन को धक्का देकर भागने लगता है और अश्विन उसका पीछा करता है पर उसे वो पकड़ नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ एक और अजनबी आदमी की एंट्री होती है जो अश्विन को वहाँ से किडनैप कर लेता है
है। उधर मुत्तू पांडी आशा से ऐश्वर्या के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ अश्विन का बाप पहुंचकर अपने बेटे के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस वालों को भला बुरा कहता है। इस सब के बीच मुत्तू पांडी अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल लेता है और एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुँचता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है एक ट्विस्ट। असल में मुत्तू पांडी ने ही अश्विन को किडनैप किया था। वो अपनी बेटी को याद करते हुए अश्विन को खूब मारता है और उससे पूछता है कि आखिर ये वीडियो किसने बनाया था। अश्विन अपना मुंह नहीं खोलता और काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो मुत्तू पांडी उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो उसके फोन को रेलवे ट्रैक पर रख देता है और साथ में उसकी बॉडी को भी, जिसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। उधर आशा अश्विन के दोस्तों के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लास्ट टाइम एक कैफे में था। कैफे के सीसीटीवी फुटेज को देखने पर आशा को उस स्ट्रेंजर पर शक होता है। अब यहाँ मूवी में होती है प्रकाश नाम के लड़के की एंट्री। प्रकाश अपनी कार में कहीं जा रहा होता है कि तभी उसे फोन आता है। उसका दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आज नहीं कल मिलूंगा, क्योंकि तुम लोगों को जो मूवी देखनी है उसकी शूटिंग बस शुरू होने ही वाली है। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है और थोड़ी देर में रास्ते से रमिया नाम की एक लड़की को पिक करता है। वो दोनों थोड़ी दूर एक कैफे में जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे से आज डेट पर मिलते हैं। अब कोइंसिडेंटली जिस कैफे में वो थे उसी कैफे में आशा भी अपनी फैमिली के साथ डिनर पर आती है। डिनर के वक्त उसकी नजर प्रकाश और रम्या पर ऐसे ही बात करते करते पड़ जाती है। अब थोड़ी देर बाद प्रकाश रम्या को ड्रॉप करने से पहले एक सुनसान जगह पर ले जाता है और कार रोककर पहले अपनी लोकेशन एक फ्रेंड को सेंड करता है और उसे वहां बुलाता है। अब इसके बाद वो सेल्फी लेने के बहाने रम्या के पास आने की कोशिश करता है और रम्या उसको इसके लिए मना करती है। इतनी देर में वो स्ट्रेंजर वहां आकर प्रकाश को रोकने लगता है और उससे उसका फोन छीनने लगता है। तभी वहां प्रकाश का दोस्त मैथ्यू भी आ जाता है और प्रकाश को बचाने लगता है। अब उस स्ट्रेंजर और मैथ्यू में हाथापाई होने लगती है, जिसके बाद वो स्ट्रेंजर वहां से निकल जाता है। ये सब देखकर रम्या डरकर भाग जाती है और जब मैथ्यू प्रकाश के पास आता है तो वो वहां नहीं होता। अगले सीन में हम मुत्तू पांडी को देखते हैं जो एक बोरे को लेकर साइकिल से कहीं जा रहा था और उस बोरे पर खून भी लगा हुआ था। तभी फैमिली के साथ डिनर से लौट रही आशा उसे देख लेती है और रात में बोरे को ले जाते हुए देखकर उससे उसके बारे में पूछती है। मुत्तू पांडी कहता है कि मैडम इसमें खाद है, पूरा दिन अपनी बेटी को ढूंढता हूँ और रात को खेतों में काम करता हूँ। ये सुनकर आशा इमोशनल हो जाती है और देखती है कि मुत्तू पांडी की साइकिल में हवा नहीं है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी साइकिल में हवा नहीं है, आओ हम तुम्हें खेतों तक छोड़ दें। मुत्तू पांडी कहता है नहीं मैडम, आप अपने परिवार के साथ हैं, मैं ऐसे नहीं आ सकता, मैं खेत चला जाऊंगा, आप बस मेरे परिवार का ख्याल रखिए, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए कैसे भी, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। ये सुनकर आशा उसे हौसला देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मुत्तू पांडी को जो उस बोरे से प्रकाश को निकालकर उससे भी अश्विन की तरह पूछताछ करने लगता है और जब वो उसको मारने ही वाला होता है तो प्रकाश पूरा राज खोलता है। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। अश्विन, मैथ्यू और प्रकाश कोचिंग सेंटर के बाहर सुमति को आते जाते तंग किया करते थे। ये देखकर एक दिन ऐश्वर्या ने इन तीनों की शिकायत कोचिंग सेंटर के अथॉरिटी से कर दी। तीनों को इसके लिए सजा मिलती है और अच्छी खासी बेइज्जती भी होती है। अब अगले दिन मुत्तू पांडी ऐश्वर्या और सुमति से मिलने आता है और उन दोनों को एक साथ खाना खिलाने लगता है। तभी वहाँ तीनों दोस्त पहुंचकर ऐश्वर्या को धमकाने लगते हैं कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तुमसे तो कुछ नहीं कहा था। इस पर मुत्तू पांडी उन तीनों को रोकता है और समझाता है कि अच्छे घर के लड़कों को ये सब शोभा नहीं देता, लेकिन वो तीनों उल्टा मुत्तू पांडी पर ही हावी होने लगते हैं और उसको धक्का दे देते हैं। ये देखकर ऐश्वर्या अपनी चप्पल उतारकर उन तीनों की पिटाई शुरू कर देती है। इतनी देर में वहाँ बाकी लोग भी आकर उन तीनों पर हावी हो जाते हैं। इसलिए बाद में वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और पैसा देकर एक आदमी से ऐश्वर्या के बाथरूम में कैमरा फिट करवा देते हैं। उस रात सुमति अपनी फ्रेंड के बर्थडे पर चली जाती है और ऐश्वर्या नहाने चली जाती है और यही वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे प्रकाश ऐश्वर्या को भेजकर उससे बाहर आकर माफी मांगने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो ये वीडियो पूरे कैंपस में वायरल कर दूंगा। बेचारी ऐश्वर्या पहले रोते रोते अपने बाबा को फोन करती है, लेकिन काम में व्यस्त मुत्तू पांडी मोटर की आवाज की वजह से फोन की आवाज को नहीं सुन पाता। अब ऐश्वर्या बार बार फोन आने पर हॉस्टल से बाहर जाती है और तीनों से माफी मांगने लगती है, लेकिन वो तीनों उसे ब्लैकमेल करते हैं और कार में ले जाकर उसके साथ गलत काम करते हैं और उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों ऐश्वर्या को गांव के बाहर पटककर वहां से चले जाते हैं। होश में आने पर बेचारी अब अपने बाबा को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब प्रेजेंट में प्रकाश मुत्तू पांडी से कहता है कि अंकल, हमने बाथरूम वाली वीडियो को ही वायरल किया, रेप वाली वीडियो अभी भी हमारे पास है, मुझे नहीं पता कि ऐश्वर्या कहाँ है, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मुत्तू पांडी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है कि उसकी बेटी के ऊपर क्या गुजरी होगी जब वो उसको फोन कर रही थी और बात नहीं हो पाई। इस गुस्से में अब मुत्तू पांडी प्रकाश को वहीं मार देता है। इसके बाद वो दूसरे दिन उसी जगह पर जाता है जहां प्रकाश और बाकी लोगों ने ऐश्वर्या को फेंका था। वहां उसे खून के धब्बे मिलते हैं और साथ में ऐश्वर्या का फोन भी। उस मिट्टी को सीने से लगाकर मुत्तू पांडी बहुत रोता है
और अपनी बेटी के साथ बिताया हुआ हर पल याद करता है और भगवान को कोसता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। इधर आशा इस इन्वेस्टिगेशन में उसी जगह पर पहुंचती है जहां प्रकाश ने अपनी कार को रोका था। आशा को वहां एक चेन मिलती है जो चेन उसी स्ट्रेंजर की थी जो उस रात प्रकाश से झगड़ रहा था और इत्तेफाकन आज भी वो वहीं मौजूद होता है और आशा को देख रहा होता है। पुलिस स्टेशन जाकर आशा सारी कड़ियों को जोड़ने लगती है कि पहले ऐश्वर्या गायब हुई, फिर अश्विन और फिर प्रकाश, आखिर इन तीनों का कनेक्शन क्या है। तभी उसे वो दिन याद आता है जब मुत्तू पांडे उस बोरे को लेकर जा रहा था। वो फौरन बिना सोचे समझे मुत्तू पांडे से मिलने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में मुत्तू पांडे को एक बोरे के साथ देखकर वो सतर्क हो जाती है और उससे पूछती है कि आज कहाँ जा रहे हो। मुत्तू पांडे कहता है कि मैडम बस कुछ नहीं, बोरे में खाद लेकर ही जा रहा हूँ। वो पूछती है कि आखिर बोरे पर ये खून कैसे लग गया। तो मुत्तू पांडे फौरन अपना हाथ दिखाकर कहता है कि मैडम अभी अभी रास्ते में मुझे खाद लाते वक्त खरोच लग गई, ये उसी का ब्लड है। आशा फौरन अपने रुमाल से उसके हाथ के खून को साफ करने लगती है और उससे कहती है कि आपकी बेटी मिल जाएगी, आप अपने ऊपर काबू रखिए और संभल कर काम कीजिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो अपने कांस्टेबल को रुमाल देकर कहती है कि अब हमारे पास मुत्तू पांडे का ब्लड सैंपल है, इसलिए इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दो और मुत्तू पांडे पर नजर रखो कि आखिर ये कहाँ आता जाता है। इसके बाद आशा रमिया से मिलने उसके कॉलेज जाती है और उससे प्रकाश के बारे में पूछती है। यहाँ रमिया उसे सारी बात बताती है कि किस तरह प्रकाश के बदतमीजी करने पर एक अनजान आदमी वहाँ आ गया और उसे रोकने लगा, जिसके बाद वो डरकर वहाँ से भाग गई। आगे इन्वेस्टिगेशन में आशा को पता चलता है कि जो चेन उसे मिला था वो असल में शहर के एक मशहूर दुकान से खरीदा गया था। वो उस दुकान में जाकर खरीदने वाले का नाम और पता देख लेती है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि आखिर वो स्ट्रेंजर कौन है और उसका पीछा करते करते वो बस स्टॉप तक पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या की फ्रेंड सुमति थी। सुमति आशा को बताती है कि मैडम वो तीनों लड़के मुझे परेशान करते थे, लेकिन ऐश्वर्या और उसके बाबा हर बार उसे बचा लेते थे। लेकिन इन तीनों ने ऐश्वर्या की वीडियो बनाई और बाद में मुझे भी ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर मैं इनके पास नहीं गई तो ये मेरी भी ऐसी ही वीडियो बनवा देंगे। इसलिए ऐश्वर्या के ना मिलने पर मैं ही प्रकाश और अश्विन का पीछा कर रही थी ताकि उनके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर सकूं, पर मेरा उनके गुम होने में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद आशा फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इन सबके पीछे कौन है। तभी पुलिस अब सुमति की गवाही पर मैथ्यू के घर जाती है, लेकिन उसका भाई उसे पहले ही वहाँ से निकाल देता है। पर रास्ते में मुत्तू पांडे मैथ्यू की गाड़ी का टायर पंक्चर करके उसे भी किडनैप कर लेता है और उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद वो उसका फोन और उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल देता है और ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है। और यहाँ से शुरू होता है एक फ्लैशबैक जो मुत्तू पांडे बैठे बैठे सोचने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब उन तीनों ने ऐश्वर्या को कार से फेंका था तो बाद में बड़ी मुश्किल से ऐश्वर्या अपने घर पर आ गई थी। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर मुत्तू पांडे काफी घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा ये सब कैसे हुआ। मासूम बेटी अपने पिता को सब बताने लगती है और इसी बीच रोते रोते दोनों बाप बेटी साइकिल पर बैठते हैं और मुत्तू पांडे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। पर ऐश्वर्या साइकिल पर ठीक से नहीं बैठ पाती, इसलिए बेचारा मुत्तू पांडे उसे अपनी कमर से ठीक वैसे ही बांध लेता है जैसा उसने अपनी बीबी लक्ष्मी को बांधा था। मुत्तू पांडे ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ये सब अपनी बेटी के साथ भी करना पड़ेगा। रास्ते में ऐश्वर्या अपने बाबा से रोते रोते कहती है कि बाबा अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मेरी वजह से आपकी इमेज खराब हो जाएगी, अब हमें दूसरे गाँव जाना होगा बाबा। मुत्तू पांडे कहता है बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम कहीं नहीं जाएंगे और तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। ऐश्वर्या कहती है नहीं बाबा अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, उन लोगों ने मेरे मन को चीर दिया है, अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है। मुत्तू पांडे कहता है ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेचारा बाप रोते रोते ये सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो खुद को समझाए या अपनी बेटी को। पीछे बैठी ऐश्वर्या भी अपना हौसला खो देती है और सोचती है कि अब गांव वाले उसके बाबा को इतना सब बोलेंगे और उनकी सारी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए वो फौरन चुपचाप अपने कपड़े की गांठ खोलकर साइकिल से कूद जाती है और ट्रेन की तरफ भागती है। मुत्तू पांडे उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। एक बाप का सपना एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। बदहवासी में वो काफी देर तक यूं ही उस रेलवे ट्रैक को देखता रहता है। तभी हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब उसे एक लड़की की शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या ही थी, लेकिन मुत्तू पांडे ने जानबूझकर उसे पहचानने से मना कर दिया था। और उस वक्त वो जो इतना रो रहा था उसकी वजह यही थी कि वो अपनी बेटी को इस तरह से अलविदा कह रहा था और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अब उन सभी को मिटाने के लिए निकल पड़ा था जिन्होंने उसकी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोला था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ आशा को मुत्तू पांडे के ब्लड सैंपल से ये पता चल जाता है कि उसने ही सभी को किडनैप किया है, क्योंकि उसका ब्लड क्राइम स्पॉट वाले सैंपल से मैच हो जाता है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि जिस लड़की
लड़की की लाश को देखकर मुत्तू पांडे ने उसे पहचानने से इनकार किया था, उसका डीएनए और मुत्तू पांडे का डीएनए एक ही था, यानी वो ऐश्वर्या ही थी और मुत्तू पांडे झूठ बोल रहा था। इमोशनल होती हुई आशा समझ तो जाती है कि ये सब उसने क्यों किया होगा, लेकिन कानून के नियम से मजबूर वो उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। मुत्तू पांडे उसी का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसने सभी को मार दिया था। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और आशा से कहता है कि मैडम, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैंने वही किया जो एक बाप होने के नाते मुझे ठीक लगा। मैंने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला, मैंने उसको अच्छा इंसान बनाया, पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाना चाहता था ताकि जैसा उसकी माँ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्या मैंने ये सब करके गलती कर दी थी? और अगर कर भी दी तो इसकी सजा मेरी बेटी को क्यों मिली? मुझे मिलनी चाहिए थी। इतना कहते हुए वो थोड़ा पीछे होता है और देखते ही देखते सामने से आ रही ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देता है। आशा वहाँ खड़े खड़े इमोशनल होने लगती है और मुत्तू पांडे के सवालों का जवाब नहीं दे पाती और शायद आप और मैं भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपके पास मुत्तू पांडे के सवालों का कोई जवाब है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुत्तू पांडे और ऐश्वर्या की बात को छुपा लेती है और कहती है कि अश्विन, मैथ्यू और प्रकाश तीनों मिसिंग हैं। उनको पुलिस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व थे, इसलिए जब भी वो मिलते हैं तो उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और इसी के साथ होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।